हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रूल्स के अमेंडमेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो अमेंडमेंट है वो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रूल्स 2014। तो इसमें दो CSR कॉन्सेप्ट में दो अमेंडमेंट्स हैं। एक है ये रूल्स का अमेंडमेंट और सेकंड है शेड्यूल 7, जो आपको पता ही है CSR के जो एरियाज हैं जिनके रिलेटेड आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, उसमें क्लॉज 9 है, उसमें हल्का सा अमेंडमेंट है। ठीक है, तो पहले मैं शेड्यूल 7 वाला बता देता हूँ क्योंकि इसका रेफरेंस पॉलिसी में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज 9 का के बारे में है। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आ जाओ, 2 पेज नीचे आ जाओ। ठीक है, ये है शेड्यूल 7 टू कंपनीज एट 2013 CSR एक्टिविटीज। ठीक है, उसमें क्लॉज 9 है, वो सब्सटीट्यूट किया गया है। तो उसमें क्या अमेंडमेंट है ये हमको समझना है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, इनक्यूबेटर का कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, सब बताया हुआ, मैंने पहले आपको समझाया हुआ होगा या आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हम फोकस करेंगे अमेंडमेंट पे कि अमेंडमेंट क्या है। बेसिकली ये जो पूरा लंबा क्लॉज था इसको स्प्लिट किया गया है। ठीक है, इसको स्प्लिट किया गया है यहां से। ठीक है, ऐसे इसके दो पार्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। तो ये आपको दिखेगा क्लॉज ए, सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी। ठीक है, तो पहले पार्ट में बस इन्होंने ऐड किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। पहले क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंक्यूबेटर, बाकी पूरा सेम था, फंडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, सेम ही है, सिर्फ पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो अब उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, तो ये पहला अमेंडमेंट है कि R&D प्रोजेक्ट्स में भी आप पैसा लगा सकते हो एंड इट विल बी काउंटेड एज CSR एक्सपेंडिचर। ठीक है, और फिर बाकी जो पूरे एजेंसीज थे, ठीक है, उसको अलग ही कर दिया है और उसमें 3 नाम नए जोड़े हैं। ठीक है, बाकी पूरे सेम ही थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, IITs, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो 3 नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहला है DPT, ये नया ऐड हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर आयुष, ये नया नाम जुड़ा है। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है आयुष, तो ये आयुष वर्ड ऐड हुआ है। और एक वर्ड ऐड हुआ है, ये है उसके नीचे ही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आप बना लो MEIT। ठीक है, तो ये 3 नाम बस और इंस्टीट्यूशंस के ऐड हुए हैं। इनको भी अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, 3 नाम क्या है, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिर है आयुष और फिर है MEIT। ठीक है, MEIT क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बस ये 3 नाम जोड़ दिए हैं, बाकी पूरा क्लॉज एज इट इज है। ठीक है, तो ये सब इंस्टीट्यूशंस के नाम बस आपको याद करने। क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के नाम पे पूछा जाए कि कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड टू ICMR, DRDO, ICAR, CSIR, IIT, तो ये सब नाम से हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो बेसिकली आपको नाम याद रखने कि इनको अगर कंट्रीब्यूट किया तो भी मिलेगा, या खुद R&D प्रोजेक्ट आप खुद अंडरटेक कर रहे हो इन हाउस, जैसे आप इनकम टैक्स में भी ये पढ़ते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है काफ़ी, PGBP में आपने पढ़ा होगा। तो एक है कि आप इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हो और वो R&D कर रहे हैं या वो जो भी काम करते हैं वो चलता है, और एक है कि आप खुद भी करो तो भी चलता है। तो फर्स्ट पॉइंट में R&D प्रोजेक्ट डालने का क्या मतलब है कि आप खुद इन हाउस R&D प्रोजेक्ट करते हो तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो और कुछ नहीं। तो पहला अमेंडमेंट क्या है कि इनको स्प्लिट किया है। सेकेंड, फर्स्ट पार्ट जो है ए क्लॉज, जो सब क्लॉज ए है उसमें R&D प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिया था, पहले नहीं था। और पार्ट जो ये सब क्लॉज बी है उसमें 3 इंस्टीट्यूशंस के नाम ऐड कर दिए, एक है DBT, एक है आयुष और एक है MEIT। ठीक है, ये सिंपल अमेंडमेंट है शेड्यूल 7 क्लॉज 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो
अब आ जाओ वापस ऊपर। अब हम CSR पॉलिसी का जो है रूल्स, उसमें क्या अमेंडमेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि प्रोविजो इंसर्ट किया है। ठीक है, प्रोविजो इंसर्ट किया है इन द डेफिनेशन ऑफ CSR पॉलिसी। ठीक है, तो CSR पॉलिसी की डेफिनेशन तो ऑलरेडी थी, ठीक है, दी हुई है कि जो भी कंपनी पॉलिसी बनाएगी कि जो भी एक्सपेंडिचर उनको करना है जो कि शेड्यूल 7 के एरिया से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, वो सब CSR पॉलिसी होगी। ठीक है, और वहां एक लाइन था जो अभी तक मतलब एक्सक्लूड क्यों नहीं किया पता नहीं है, अपन पढ़ेंगे अमेंडमेंट में। एक लाइन इन्होंने डिलीट की है जो अपन नीचे भी पढ़ेंगे, वो है जो यहां आपको दिख रही है, देखो, एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब पहले क्या होता था कि जो भी आप नॉर्मल बिजनेस करते हो दैट वॉज नॉट काउंटेड फॉर CSR। ठीक है, पर अब कुछ एक्सेप्शनल बिजनेसेस के लिए, कोविड वालों के लिए एग्जम्पशन दिया गया है कि भले ही आपका नॉर्मल बिजनेस है, रिसर्च करना, वैक्सीन सर्च करना, वैक्सीन को रजिस्टर करना, भले आपका रेगुलर काम है, फिर भी इसको CSR ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही एक्सेप्शनल वे में इसको मतलब एग्जम्पशन दिया गया है, जनरल एग्जम्पशन नहीं है। जनरल रूल अभी भी वही है कि कोई भी इंसान अगर नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज CSR। ठीक है, तो एक्सेप्शन किसके लिए डाला गया है ये अपन को पढ़ना है, तो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं कि क्या है, क्या प्रोविजो ऐड किया है। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रूल्स पढ़े होंगे तो ही समझेंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, यानी ये डेफिनेशन जो है CSR पॉलिसी की जो मैंने ऑलरेडी दी है, आप पढ़ सकते हो, इस डेफिनेशन के नीचे प्रोविजो इंसर्ट किया है। ठीक है, तो क्या है, प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी engaged in research and development activity, ठीक है, engaged in research and development activity of new vaccine, ध्यान दो, new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business, in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccines, drugs and medical devices related to COVID-19। ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड आप वैक्सीन, ड्रग या मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस भी आ जाएंगे, वो सब आप R&D करके कर सकते हो, और वो R&D अलाउड होगी, और सिर्फ 3 साल के लिए दिया है, एनकरेज किया है। ठीक है, एक तरह का एनकरेजमेंट है, कर तो वैसे भी लोग रहे ही हैं, ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, उसके नाम आप सीरम इंस्टीट्यूट सब सुन ही रहे हो, ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं। अब ये उनको मतलब एनकरेजमेंट है, या नए लोग और पार्टिसिपेट करें इस एक्टिविटी में, तो इसके लिए किया गया है कि भले ही आपका रेगुलर काम होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, फिर भी ऑर्डिनरी बिजनेस वैसे अलाउड नहीं होता, पर आपके लिए हम एक्सेप्शन दे रहे हैं, 3 साल तक अगर आप इसमें R&D करोगे तो वो CSR में काउंट होगा। ठीक है, तो 3 साल कौन से हैं, 2021, 21-22 एंड 22-23, ये 3 साल में जो भी R&D में खर्चा आप करोगे दैट विल बी treated as a part of CSR। ठीक है, subject to the following conditions, among such research and development shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organizations mentioned in clause 9। इसलिए पहले मैंने क्लॉज 9 पढ़ाया, तो ये जो लंबी लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स पढ़े अपन ने, IIT, DRDO, CSIR और बहुत सारे जो पढ़े, फिर DBT और ये सब पढ़ा, कोई ना कोई इस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन में ही करना है। लगभग सारे वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, तो गवर्नमेंट चाहती है हमसे जुड़ के कोलैबोरेशन में आप ये करो, तो वो जो R&D का खर्चा होगा वो आपको CSR में मिलेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, इट शुड बी इन कोलैबोरेशन विथ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन क्लॉज 9 ऑफ शेड्यूल 7 जो हमने पढ़ा। ठीक है, सेकंड, डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। तो R&D का ये जो खर्चा है ये आपको बस अलग से सेपरेटली प्रेजेंट करना है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ते हो, तो एनुअल रिपोर्ट में CSR का अलग से एक टेबल या एक डिस्क्लोजर बनता है, उसमें आपको अलग से R&D एक्टिविटी के बारे में बताना है कि उस पर आपने कितना खर्चा किया है। ठीक है, सेपरेट मेंशन, सेपरेट डिस्क्लोजर मिलना चाहिए, उसमें होना चाहिए। बस दो ही ऐसे कंडीशंस हैं कि वो कोलैबोरेशन में होना चाहिए विद एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स मेंशन इन क्लॉज 9, एंड इट दीज एक्सपेंडिचर, R&D एक्सपेंडिचर जो कोविड में 3 सालों में आप करोगे वो आपको सेपरेटली बताने हैं।
तो आपको मिल जाएगा CSR में, ठीक है। तो ये इतना सा प्रोविजो इंसर्ट हुआ है, ये आपका अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर है रूल 4 CSR एक्टिविटीज। इसमें ये वर्ड्स डिलीट किए हैं क्योंकि ये वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। ऊपर अभी आपने अलाउ किया ना कि अगर कोविड से रिलेटेड आप ये चीजें कर रहे हो और ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है तो भी मिलेगा, लेकिन यहां पे क्या लिखा था, ध्यान दो। पहले जनरल क्या लैंग्वेज लिखी हुई थी रूल 4 में, CSR एक्टिविटीज में, CSR एक्टिविटी शैल बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज पर इट स्टेटेड CSR पॉलिसी एज प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज इधर न्यू और ऑनगोइंग। लेकिन ये जो नॉर्मल रूल है, देखो इसमें लिखा हुआ था स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये जनरल रूल था। अब कोविड को एग्जम्पशन दिया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था कि एक जगह आप कह रहे हो कि यार नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो नहीं मिलेगा, फिर आप ऊपर कोविड में कह रहे हो कि मिलेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए ये वर्ड्स को ओमिट किया गया है। आई ख्याल में ये वर्ड्स को ओमिट किया गया है ताकि कॉन्ट्राडिक्शन न हो। आगे फिर है रूल 6 CSR पॉलिसी। इसमें भी सेम एक प्रोविजो था जो रेस्ट्रिक्ट करता था, प्रोवाइडेड दैट CSR एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये भी डिलीट कर दिया है ताकि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन न हो, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, बस एक प्रोविजो क्या किया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। बाकी पूरा सेम है। तो ये बस प्रोविजो क्या किया है, ओमिट किया है, और ऊपर भी जो ये वर्ड्स हैं ये ओमिट किए हैं। बस ये दो माइनर से अमेंडमेंट है, आई ख्याल में। तो रूल 2 जो है उसमें जो CSR पॉलिसी की डेफिनेशन है उसमें प्रोविजो इंसर्ट हुआ है। फिर रूल 4 में से कुछ वर्ड्स को ओमिट किया गया है, और रूल 6 में जो क्लॉज B है उसका प्रोविजो ओमिट किया गया है। ये 3 अमेंडमेंट्स हैं CSR पॉलिसी में, ठीक है। आई होप आप नोट डाउन कर रहे हो और आप साथ साथ में समझ रहे हो, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला रूल वाला अमेंडमेंट अपना हो गया CSR पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मैंने पिछले अमेंडमेंट में भी बताया था, इसमें लगातार 1-2 अटेम्प्ट से अमेंडमेंट आ ही रहा है, ठीक है। कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये कि ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए लाई गई है और उसका समय लगातार बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि लगातार बढ़ाया जा रहा था, 3, 5, 7, 10, अब 10 को भी बढ़ा के 13 किया गया है। तो 10 के हिसाब से पहले डेट था 30 सितंबर, उसको 3 महीने और बढ़ा दिया, 10 को 13 मंथ्स कर दिया, तो 30 सितंबर डेट हो गई 31 दिसंबर। तो जो भी एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको ये डेट एप्लीकेबल थी कि उनको वो एग्जाम ये डेट तक पास करना है, आई ख्याल में। तो ये 31 दिसंबर के अब आगे और नहीं बढ़ी है, अब ये डेट फ्रीज हो गई है, ठीक है। लगातार बढ़ाया जा रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, बट अब 31 दिसंबर 2020 इज द लास्ट डेट। तो ये मतलब फिक्स हो गया, 13 मंथ्स का ट्रांजिशन टाइम दिया गया था, अब वो लॉक हो गया है, ठीक है। तो 10 को 13 किया है, एक अमेंडमेंट दिया मैंने, पूरा पूरा रूल है, अमेंडमेंट बहुत ही माइनर है, ठीक है। तो 10 को 13 किया है पहला अमेंडमेंट, कि जो 30 सितंबर का लास्ट डेट था वो अब 31 दिसंबर है। उसके हिसाब से अब ये रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रैक्टिकली। और एक अमेंडमेंट था, और एक अमेंडमेंट है कि आपको पहले नाम एनरोल करना होता है, और नाम एनरोल करने के 1 साल के अंदर आपको एग्जाम पास करना होता है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये आपको पास करना होता है। तो 1 ईयर का टाइम दिया गया था, नाम वो डेटा बैंक में आपको एनरोल करना है, और एनरोलमेंट के 1 ईयर के अंदर एग्जाम पास हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो ये जो 1 साल का टाइम था अब वो रिलैक्स करके 2 साल कर दिया। मतलब आपको अपॉइंटमेंट के पहले डेटा बैंक में आपका नाम होना चाहिए, और डेटा बैंक में नाम एनरोल करने के अब विद इन 2 ईयर्स आप वो एग्जाम पास कर सकते हो। मतलब ये भी एक रिलैक्सेशन है, टाइम लिमिट को बढ़ाया गया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ठीक है। तो 2 ईयर्स अब आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो दिया है, तो जो भी नाम इंडिविजुअल अपना नाम डेटा बैंक में ऐड करवाएगा उसको ये जो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, ये अब 2 साल में पास करनी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम दिया गया है, तो ये हल्का सा अमेंडमेंट है।
ठीक है, तो ऐसे 2 अमेंडमेंट थे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूल के सारे नंबर मैंने दिए हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं रूल 6 ऑफ कंपनी अपॉइंटमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। उसमें सब रूल 4 में ये एक अमेंडमेंट है और सब रूल 1 में ये एक अमेंडमेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 अमेंडमेंट छोटे अमेंडमेंट है, अब एक बड़ा अमेंडमेंट है, ध्यान दो। प्रोविजो टू सब रूल 4, सब रूल 4 का जो प्रोविजो था, ठीक है, जो कि क्या था, एग्जम्पशन, कि किसको किसको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। प्रोविजो में एग्जम्पशन दिए गए थे कि अगर आप ये हो, ये जगह पे इतने इतने साल से काम कर रहे हो, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो उसमें भी अच्छा खासा अमेंडमेंट है, ध्यान दो। ठीक है, अब उन्होंने कुछ और क्लॉजेस ऐड कर दिए। ठीक है, पहले देखो क्या था, पहले सिंपल था, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में आप काम कर चुके हो। ठीक है, पहले तो आपका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, डायरेक्टर और केएमपी। डायरेक्टर और केएमपी के डेजिग्नेशन पे आप काम कर चुके हो। मैं ये पुराना बता रहा हूँ, आपने हो सकता है पढ़ा हो, तो क्या बदलाव हुआ ये आपको समझ में आएगा। तो डायरेक्टर या केएमपी के डेजिग्नेशन पे कम से कम आपने 10 साल काम किया है। कौन से कंपनी में, तो उसमें पूरी लिस्ट थी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 10 साल आपने एज अ डायरेक्टर और केएमपी काम किया है, तो आप ये एग्जाम मत दो। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उसमें काम किया है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें आपने 10 साल का काम किया है। तो इन कंपनीज में 10 साल का काम किया है एज अ डायरेक्टर और केएमपी, तो आपको एग्जाम्पशन दिया गया था। अब इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है, ध्यान दो। अब क्या है वो आपको ध्यान देना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पशन, कि किसको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नहीं देनी है। ठीक है, चलिए सर। प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड to pass the online proficiency self assessment test who has served for a total period। ठीक है, टोटल पीरियड, टोटल पीरियड अलग अलग कंपनीज में हो सकता है, तो आपको टोटल करना है। और जितना भी, अगर आप, ये भी एक एक्सप्लेनेशन आएगा कि आप एक साथ 2 कंपनी में अगर डायरेक्टर थे, अगर ओवरलैपिंग पीरियड है, एक साथ 2 कंपनी 3 कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, तो वो जितना पीरियड ओवरलैप हो रहा है, आप मल्टीपल कंपनीज में साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो, तो उसको डबल डबल काउंट नहीं करना है, उसको एक ही बार काउंट करना है। सपोज बीच में 3 मंथ्स थे जिसमें आप 3 कंपनीज में काम कर रहे थे, तो 3 9 मंथ्स काउंट नहीं होगा, एक ही बार काउंट होगा 3 मंथ्स। तो ये सब मैं बताऊंगा आगे जब ये क्लॉज आएगा। तो टोटल मतलब एग्रीगेट, कि जिसने जॉब बदला है या मल्टीपल कंपनीज में आप अलग अलग समय पे काम कर रहे थे, तो सबको एग्रीगेट किया जाएगा। टोटल पीरियड हम देखेंगे। ठीक है, नॉट लेस देन 3 ईयर्स। तो सबसे पहला अमेंडमेंट क्या है, 10 साल को रिलैक्स करके अब 3 ईयर्स कर दिया है। ठीक है, ये कोई इतनी हाई लेवल टेस्ट नहीं है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये अब उनको समझा, मतलब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा, तो 10 को 3 ईयर्स किया है। सिर्फ 3 साल का भी आपका एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा। ठीक है, कहाँ, सेम डायरेक्टर और केएमपी, डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए आपका, डायरेक्टर और केएमपी, एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम। ठीक है, कब चेक करेंगे ये, जब आप नाम इंक्लूड कर रहे हो डेटा बैंक में, तब ये चेक किया जाएगा। ठीक है, इन 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला सेम लिस्टेड पब्लिक कंपनी, सेकंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, सेम बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहां तक सेम है। 10 को 3 किया है, 10 ईयर्स को 3 ईयर्स किया है, ये एक चेंज है। बाकी ये 3 क्लॉज सेम है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और फिर बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यहां तक पूरा सेम है। अब यहां से पूरा उन्होंने नए क्लॉज ऐड किए हैं, नए क्लॉज ऐड किए हैं, और ये एग्जाम्पशन का दायरा बढ़ाया है, और भी लोगों को रिकॉग्नाइज किया है कि ठीक है, आपको भी इस टेस्ट के बराबर का एक्सपीरियंस है और आप बिना टेस्ट के भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। स्कोप को वाइड किया है, और भी लोगों को इसका एग्जाम्पशन दिया है। ठीक है, अब ये कौन कौन है आपको यहां पे याद रखना है। चलिए, और इन अ कंट्री, ध्यान दो, बॉडी कॉर्पोरेट में मैंने आपको बताया भी है, बॉडी कॉर्पोरेट में मेनली एडिशनली क्या आता है, फॉरेन कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्रीमेंटली फॉरेन कंपनीज आते हैं। ठीक है, तो वो दिया है। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में लिस्टेड है तो भी चलता है, या कहीं फॉरेन कंट्री में कोई बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड है तो भी चलता है। कौन सी कंट्री में, वो दिया है, इन अ कंट्री विच इज अ मेंबर स्टेट ऑफ एफएटीएफ। ठीक है, आई होप आपको पता होगा, सेबी में भी आपने पढ़ा होगा। तो एफएटीएफ के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उस कंट्री में अगर आप लिस्टेड हो तो भी चलता है, तो भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा।
ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंड रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन सच मेंबर स्टेट इज द मेंबर ऑफ IOSCO। ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। IOSCO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर्स का है। तो बीच में लिखा है एंड, मतलब कि जो कंट्री में आप लिस्टेड हो, बॉडी कॉर्पोरेट जो कंट्री में लिस्टेड है, उसको दो कंडीशन फुलफिल करना है। पहला कि जो कंट्री में आप हो वो कंट्री FATF की मेंबर कंट्री होनी चाहिए, और आपकी कंट्री का जो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है वो IOSCO का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन, कंट्री FATF मेंबर कंट्री होनी चाहिए और सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर IOSCO का मेंबर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है, आपकी कंट्री और आपके कंट्री का सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर ये कंडीशन फुलफिल करता है, तो उस कंट्री में भी अगर आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो भी चलता है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा और आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक क्लॉज है। तो पहले अलाउड नहीं था, पहले क्या था कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में ही होना चाहिए था। देखो लिखा होगा यहां पे, बस वही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसको कहते हैं, जो इंडिया में है। हम इंडिया के ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को काउंट करते हैं। अब ये स्कोप बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अगर फॉरेन कंट्री का रहा तो भी चलता है, बस वो कंट्री और उस कंट्री के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर को ये दो कंडीशन फुलफिल करनी है, तो भी उनको, उस पर्सन को जो वहां काम कर चुका है बॉडी कॉर्पोरेट में, उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट है, ठीक है। मैं नंबरिंग देते जाता हूं, आपको ध्यान रहेगा कि पहला अमेंडमेंट क्या है, 10 को 3 इयर्स कर दिया है। सेकेंड अमेंडमेंट, बॉडी कॉर्पोरेट का जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब यहां से पूरे क्लॉज ऐड किए, ये सब नया इंसर्ट हुआ है, इसका कोई कंपैरिजन पॉइंट पहले नहीं है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडीज कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, दिया हुआ है। इनकॉर्पोरेटेड, लिस्टेड नहीं कहा गया है। ऊपर का पॉइंट क्या था, लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यहां लिखा है सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ $2 मिलियन और अबव, ठीक है। $2 मिलियन जितना कैपिटल अगर है और वहां आपने 3 साल काम किया है, क्लॉज कंटिन्यू हो रहा है, 3 साल वाला ही क्लॉज चल रहा है अभी भी। तो 3 साल अगर आपने इस बॉडी कॉर्पोरेट में काम किया है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका पेड अप कैपिटल $2 मिलियन या उससे ज्यादा था, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। फिर है ई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी अदर स्टेट लेजिस्लेचर कैरिंग ऑन द कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। ये इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया के ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी कि गवर्नमेंट के जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ऐसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में भी अगर आपने 3 साल का काम किया है एज अ डायरेक्टर ऑफ KMP तो भी चल जाएगा। और ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कौन से होनी चाहिए, जो कमर्शियल एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट वाले नहीं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं, वैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में अगर आपने 3 साल का काम किया एज अ डायरेक्टर ऑफ KMP तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। आए ख्याल में? तो पहले 3 क्लॉज थे, अब 5 क्लॉज हो गए। तो डी और ई नए ऐड किए हैं और जो सी पॉइंट था उसका भी दायरा बढ़ाया दिया है, ठीक है। तो ये हो गया पहला अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉज है बी। तो पहले एक ही था, एक के अंदर 3 थे, एक ही पॉइंट था, एक के अंदर 3 पॉइंट थे। अब ये पॉइंट ही बढ़ा दिए इन्होंने, ध्यान दो। अब हम वो 3 इयर्स डायरेक्टर KMP वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो बस ई तक था, ABCDE, उनके लिए 3 साल का क्लॉज था एज अ डायरेक्टर ऑफ KMP। अब ये अलग ही क्लॉज है, ध्यान दो। इन पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और अबाउ इन द मिनिस्ट्री ऑफ, अब ये इंस्टीट्यूशंस के आपको नाम लिखते जाने हैं, ठीक है। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA में आप डायरेक्टर या अबाउ के पे स्केल में आपने काम किया है। MCA या MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ध्यान दो। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और फिर है एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड हैविंग, ठीक है, यहां तक है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये 4 जो इंस्टीट्यूशन है ये, और इसमें आपने कितना काम किया है, एंड हैविंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट लॉस, सिक्योरिटीज लॉस एंड इकोनॉमिक्स लॉस, ठीक है। इसमें मतलब देखो
ईयर्स मेंशन नहीं है, ठीक है, ईयर्स मेंशन नहीं है, ध्यान दो। अच्छा 3 साल सबके लिए कॉमन है, सॉरी, देखो ए लिखा हुआ है, यानी आपको इस क्लॉज का स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर क्या है कि 3 साल सबके लिए कॉमन है, क्योंकि वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। नीचे फिर इन्होंने इंस्टीट्यूशंस और डेजिग्नेशंस या वो सब दिया है, ठीक है। तो काम कहाँ करना है और क्या पोजीशन में करना है, ये ए बी सी क्लॉज में दिया हुआ है। कितने साल काम करना है ये सबके लिए कॉमन है, दैट इज 3 years, ठीक है। तो ध्यान देना है, मैं साइड में आपको लिखते भी देते जाता हूं कि कितने साल काम होना चाहिए, 3 साल, ठीक है। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्रीज है, इसमें कौन सी फील्ड में आपको काम करना है, ये भी 3 सब में अभी नीचे कॉमन आने वाले हैं। कॉर्पोरेट लॉस, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में बन रहे हो तो कॉर्पोरेट लॉज में आपने काम किया है तो भी चल जाता है, या सिक्योरिटी लॉ में काम किया है तो भी चल जाता है, या इकोनॉमिक लॉ में काम किया है तो भी चल जाता है। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स के नाम है, आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या एक्ट आते हैं, ठीक है, या क्या फील्ड में हो सकता है, ठीक है। तो बी समझ में आया, 4 मिनिस्ट्रीज हैं, 3 एरियाज में आपने काम किया है, कॉर्पोरेट लॉस, सिक्योरिटी लॉ या इकोनॉमिक लॉ, और कितने साल के लिए काम किया है, 3 साल, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सी, इन द पे स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और अबव इन द सेबी, आरबीआई, आईआरडीए और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। कौन कौन है, सेबी, आरबीआई या आईआरडीए या पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, ठीक है। तो ये 4 इंस्टीट्यूशंस में आपने काम किया है, ठीक है। 4 ऊपर मिनिस्ट्रीज थी, ये रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, ये रेगुलेटर्स का पॉइंट है। एंड हैविंग एक्सपीरियंस सेम इन द मैटर ऑफ कॉर्पोरेट लॉस, सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक लॉ, ठीक है, और 3 साल, बस बॉडी के नाम बदलते जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब ये जो मैंने बताया था क्लैरिफिकेशन, कि अगर आप साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज्यादा जगह काम कर रहे हो तो टोटल करते वक्त ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट है उसको डबल डबल काउंट नहीं करना है, उनको बस एक ही बार काउंट करना है, ध्यान दो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द 3 years रेफर्ड टू इन द फर्स्ट प्रोविजो, any period during which an individual was acting as a director or KMP personnel in 2 or more companies or body corporates or statutory corporations, ठीक है, पहला जो ऊपर पढ़ा अपन ने, at the same time shall be counted only once, मतलब डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 महीने का जो एक बीच में ओवरलैपिंग पीरियड आया, उसमें आप 2 या 3 बॉडीज में काम कर रहे थे, तो 3 बॉडीज में 3 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड है, तो 3 9 महीने उसको काउंट नहीं करना है, उसको एक ही बार काउंट करना है, यानी 3 महीने, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, ये प्रोविजो दिया हुआ है कि उसको एक ही बार आपको काउंट करना है, मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 3 ब्रॉड पॉइंट्स हैं, 3 ब्रॉड पॉइंट्स हैं कि डायरेक्टर और केएमपी हो, ABCDE, फिर आप मिनिस्ट्री में 4 मिनिस्ट्रीज में काम कर चुके हो, या फिर आप 4 रेगुलेटर्स में काम कर चुके हो, ठीक है। ब्रॉड ऐसा इसका स्ट्रक्चर है एग्जम्पशन का। डायग्राम बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, ठीक है। तो ऐसा है, 3 years का एक्सपीरियंस है, पहला डायरेक्टर और केएमपी, सेकंड MCA MOF, मिनिस्ट्री ऑफ क्या था, ठीक है, नाम आप देख लेना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। और फिर है सेबी, आरबीआई, आईआरडीए और पीएफआरडीए, ठीक है। ऐसे ये पूरे 3 पॉइंट्स हैं। फिर इसमें केएमपी में आपने देखा लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में या आउटसाइड इंडिया, वो वाला पूरा पॉइंट, फिर बॉडी कॉर्पोरेट जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट और पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, $2 million से ज़्यादा है, और लास्ट क्या था कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाए गए हैं, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर के इससे बनाए गए हैं और वो कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, ठीक है। तो ये है, और बी और सी में एरिया दिए हुए हैं कि ये कॉर्पोरेट लॉ
या सिक्योरिटीज लॉ या इकोनॉमिक लॉज में इन्होंने काम किया है, और 3 साल सबके लिए कॉमन है। ठीक है, सिंपल ऐसा आप डायग्राम या चार्ट बना के इसको समराइज कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है सिचुएशन भी बनती है, आपको दिया हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल है, वो एग्जाम्शन क्लेम कर रहा है, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, वो सब दिया रहेगा। फिर आपसे पूछा रहेगा बताओ वो एलिजिबल है क्या एग्जाम्शन के लिए, या उसका एग्जाम्शन विड्रॉ मतलब कैंसिल कर दिया, या आरओसी का कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको वैलिडिटी पूछी जा सकती है कि क्या ये एग्जाम्शन के लिए मतलब है, एलिजिबल है या जो भी है। ठीक है, तो ऐसा आप एक डायग्राम बना सकते हो शॉर्ट में। ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, बढ़े आगे। पॉज करके आप बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए। तो ये अपना हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अमेंडमेंट। ठीक है, आगे आ जाओ। अब है डिपॉजिट रूल्स में माइनर सा अमेंडमेंट है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि स्टार्टअप का जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट हो गया है। पहले 2016 का था। ठीक है, मैं आपको स्टार्टअप का नोटिफिकेशन बता देता हूँ। पहले 17 फरवरी 2016 का GSR 180E का एग्जाम्शन नोटिफिकेशन था। ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम भी जनवरी 2019 में बदल गया है, वो भी आई होप आपको पता होगा। ठीक है, पहले नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म था DIPP। अब उसका नाम बदल गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, DPIIT ऐसा भी उसका नाम हो गया है। जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री का नाम बदल गया, मिनिस्ट्री। और 19 फेब को स्टार्टअप का जो नोटिफिकेशन था वो उसमें अमेंडमेंट आया, उसको नया नोटिफिकेशन ओवरराइड कर रहा है। नाम है, नंबर है 127E। ठीक है, डेटेड 19 फरवरी 2019। तो उसने मेजरली क्या किया, स्टार्टअप का जो एलिजिबिलिटी था 5 ईयर्स का, उसको बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया है। तो बस जहां जहां पूरे इसमें रूल्स में 5 ईयर्स था, वहां वहां जगह जगह 10 ईयर्स उसको कर दिया गया है। बस ये माइनर सा अमेंडमेंट है। ठीक है, तो बस वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जो डिपॉजिट की डेफिनेशन थी, आपने लंबी डेफिनेशन पढ़ी है, उसका क्लॉज 17 है। ठीक है, उसमें पहला ये अमेंडमेंट किया गया है 10 ईयर्स। यहाँ 5 ईयर्स था, अब उसको 10 ईयर्स कर दिया है। ठीक है, 5 था तो वो 10 कर दिया है। ठीक है, बस वो नोटिफिकेशन की वजह से जगह जगह 5 को 10 किया गया है। ठीक है, बाकी क्लॉज पूरा सेम है, वो मैं नहीं बताने वाला, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, फिर स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन को भी अपडेट कर दिया, नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट का नाम अपडेट कर दिया। ठीक है, और फिर एक प्रोविजो थी, एक लिमिट थी प्राइवेट कंपनी की। अगर आपको याद होगा कि प्राइवेट कंपनी मेंबर से कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसमें एक लिमिट थी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई होप आपको पता होगा 100% का लिमिट था ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर उसमें प्रोविजो था और उसमें एक्सेप्शन था कि कौन कौन से प्राइवेट कंपनीज पे ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी। वो प्रोवाइजो का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ रूल 3 सब रूल 3 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड प्रोविजो आ रहे ख्याल में। Provided further that maximum limit in respect of deposits to be accepted from members shall not apply to the following class of private company। इसमें भी बहुत लंबी लिस्ट है। अमेंडमेंट सिर्फ वही है कि स्टार्टअप का जो पहला पॉइंट था वहां 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स कर दिया गया है, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो बाकी तो कुछ उसमें अमेंडमेंट नहीं है। तो मैंने दिया पूरा क्लॉज है। ठीक है, शॉर्ट में भी दे सकता था, फिर बच्चों को लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि एग्जैक्टली कहाँ अमेंडमेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने पूरा क्लॉज दे दिया है ताकि आप लोकेट कर पाओ। ठीक है, तो अमेंडमेंट बस 2 ही जगह है। ठीक है, मतलब टोटल 3 जगह है। 2 जगह उन्होंने 5 ईयर्स को 10 ईयर्स कर दिया है जहां जहां रेलिवेंट है, और स्टार्टअप कंपनी की जो डेफिनेशन थी उसमें जो नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट का नाम था वो उन्होंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हल्का सा अमेंडमेंट है डिपॉजिट रूल्स में। आगे बढ़ते हैं। फिर है, अब है माइनर अमेंडमेंट है, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। ठीक है, उसका रूल 12 है एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न भी देना होता है। ठीक है, दिया हुआ है। रूल पहले क्या था मैं बता देता हूं, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न टू बी अटैच टू द बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको एक्चुअली इसका रेफरेंस
134 में आता है, सेक्शन 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा, उसमें जो सबसेक्शन 3 होता है उसमें इसका रेफरेंस आता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न आपको अटैच करना होता है इन एमजीटी 9, एमजीटी 9 में एक्सट्रैक्ट आपको देना होता है। तो यहां पे एक एग्जम्पशन दिया है उन, बराबर, रूल में अमेंडमेंट किया है क्योंकि एमजीटी 9 रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब रूल 1 में प्रोविजो इंसर्ट किया है कि जो एक्सट्रैक्ट के बारे में बोलता है कि अगर आपने वेब लिंक दी है, अब ये वेब लिंक का रेफरेंस सेक्शन 134 में आता है, ठीक है, कि आपको एनुअल रिटर्न का वेब लिंक देना होता है जहां पे ये एनुअल रिटर्न पूरा का पूरा एक्सेस किया जा सके, ठीक है। तो 134 में आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपने ऑलरेडी वेब लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, एग्जम्पशन किसको दिया गया है, इन केस वेब लिंक ऑफ सच एनुअल रिटर्न, पूरे एनुअल रिटर्न का ही वेब लिंक आपने दिया है तो एक्सट्रैक्ट देने की क्या जरूरत है, तो उनको एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर आपने ऑलरेडी वेब लिंक दिया हुआ है, आपके वेबसाइट पे आपने पूरा एनुअल रिटर्न दिया है और उसका वेब लिंक आपने बोर्ड रिपोर्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर आपको ये एक्सट्रैक्ट एमजीटी 9 में देने की जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन है, ठीक है। Provided that company shall not be required to attach the extract of annual return with the board report in form number MGT 9 in case web link of the annual return has been disclosed in the board report in accordance with subsection 3 of section 92 of the Companies Act, ठीक है। 92 में भी लिखा है, 134 में भी लिखा है, ठीक है, दोनों में इसके क्रॉस रेफरेंस आते हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बोर्ड रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आता है, और एनुअल रिटर्न में भी कहा गया है कि एनुअल रिटर्न का वेब लिंक आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना है, दोनों के क्रॉस रेफरेंसेस हैं। तो एक सेक्शन 92 में रेफरेंस आता है और एक रेफरेंस आता है सेक्शन 134 में, ठीक है। तो ये याद क्या रखना है, एग्जम्पशन, ये एग्जम्पशन है, एक्सट्रैक्ट एमजीटी 9 का एग्जम्पशन दिया गया है, ठीक है। सिंपल छोटा सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। अब है सबसे बड़ा अमेंडमेंट सबसे बड़ा अमेंडमेंट यही है, कॉम्प्रोमाइजेस एंड अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशन रूल्स 2016 17 दिसंबर से अमेंडमेंट है, ठीक है। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, इसमें एक सेक्शन है एक्ट में, आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 236, 235 एंड 236 कनेक्टेड सेक्शंस हैं। 236 में प्रोसीजर दिया हुआ है कि माइनॉरिटी का कैसे शेयर्स परचेज करना है, ठीक है। अमालगमेशन और टेक ओवर की बात हो रही है, ठीक है, कि जैसे ही आप 90% शेयर होल्डिंग ले लेते हो खुद या पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट के साथ मिला के, कोई भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप जैसे ही 90 ले लेते हो, फिर आप पे बर्डन आता है कि रिमेनिंग जो 10% है वो आपको एक्वायर करना होता है, जिसको आप माइनॉरिटी कहते हो। तो उससे रिलेटेड है 235 एंड 236। 236 बताता है कि ये कैसे खरीदना है और जो भी पूरा प्रोसीजर है। तो पूरा जो ये सेक्शन है और उसके जो करस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, डीमैट के बारे में ये साइलेंट थे कि अगर डीमैट में शेयर्स कोई होल्ड करता है तो उसके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो अब एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, दैट इज रूल 26A। रूल 26A इंसर्ट किया गया है और रूल्स के नाम क्या है, यही नाम है, कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन 2016। इसके अंदर रूल 26A ऐड किया गया है, परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, कि जो भी माइनॉरिटी डीमैट में होल्ड करती है उसका फिर प्रोसीजर क्या होगा, कंपनी कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग एक्वायर करेगी, प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे शेयर्स डेबिट किए जाएंगे, पैसे कब दिए जाएंगे, ये सब पूरा उसमें डिटेल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने 236 सेक्शन नहीं पढ़ा है तो ये देख के कोई फायदा नहीं है, और मुझे पता है काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो पहले आप 236 पढ़ लें, 236 पढ़ लें, और उससे रिलेटेड जो रूल 26 ऑलरेडी है, नोटिस के बारे में जो है रूल 26, वो आप पहले पढ़ लो। तो पहले आप सेक्शन 236 एंड रूल 26 ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस और अरेंजमेंट का जो 26 रूल है ये आप पढ़ लें, उसके बाद ही आपको 26A समझ में आएगा। कोई फायदा नहीं है ऐसे देख के, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने 236 पढ़ा है, जिनको आइडिया है, वो ही ये पढ़े, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि वेरीफाई करना है, ठीक है, डीमैट होल्डिंग्स को वेरीफाई करना है, वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग द शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, ठीक है। कंपनी को वेरीफाई करना है डिटेल्स कि कौन कौन से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हैं, उनकी डिटेल्स डिपॉजिटरी के साथ वेरीफाई करनी है, ठीक है। विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट इक्वल टू द प्राइस ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड
बाय द एक्वायरर। ठीक है, एक्वायरर से जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं टेक ओवर के, अमालगमेशन के, वहां से 2 वीक्स के अंदर आपको वेरीफाई करना है कि कौन कौन से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स डीमैट फॉर्म में शेयर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, अंडर 236 जो आपको कंसिडरेशन मिला होगा। ठीक है, एक्वायरर से। तो एक्वायरर से प्राइस मिलने के 2 हफ्ते के अंदर आपको डीमैट की डिटेल्स को वेरीफाई करना है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की। ठीक है, सेकंड, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, आफ्टर वेरिफिकेशन यानी आपकी लिस्ट बन जाएगी कि कौन कौन से माइनॉरिटी डीमैट में कितने शेयर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, तो आपको एक नोटिस भेजनी है और उसमें कट ऑफ डेट बतानी है। ठीक है, नोटिस में क्या बताएंगे, अबाउट अ कट ऑफ डेट। और कट ऑफ डेट क्या है, वो डेट है जिस डेट पे माइनॉरिटी अपने शेयर्स कंपनी को सेल करेगी। ठीक है, एट अ प्राइस टू बी डिटरमाइंड एज पर द रूल्स। आए ख्याल में? तो एक कट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट है, उस डेट पे शेयर्स ट्रांसफर होंगे और उस शेयर्स ट्रांसफर होने को कहा जाता है कॉर्पोरेट एक्शन, जो उसको भी डिफाइन किया गया है, ये वर्ड यूज किया गया है, तो वो होता है कॉर्पोरेट एक्शन। ये आप लिस्टेड कंपनीज के लिए बहुत देखते हो, स्टॉक एक्सचेंज में कॉर्पोरेट एक्शंस के अनाउंसमेंट आते रहते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन मींस एनी एक्शन टेकन बाय द कंपनी रिलेटिंग टू, ठीक है, किसको कॉर्पोरेट एक्शन कहा जाएगा, अगर वो रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स से, जैसे कि ये है, एंड all the benefits accruing on such shares, namely bonus, split, consolidation, fraction shares and right issue to the acquirer। ट्रांसफर और ये सारे जो इवेंट्स हैं इनको कहा जाता है कॉर्पोरेट एक्शन। ठीक है, तो आपको सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना है और इन्फॉर्म करना है कि ये एक कट ऑफ डेट है जिस पे आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं और उसी डेट पे आपको उसका पैसा भी मिल जाएगा। अब ये कैसे आप भेज सकते हो, सब अलाउड है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और ईमेल, कोई भी जरिए से आप ये नोटिस उनको भेज सकते हो। अब जिस दिन आप भेज रहे हो और जो एक्चुअल कट ऑफ डेट है उसमें कितना गैप होना चाहिए वो भी दिया गया है कि इट कैन नॉट बी अर्लियर देन 1 मंथ, यानी कम से कम गैप 1 मंथ का होना चाहिए। जिस दिन आप भेज रहे हो और जो कट ऑफ डेट मेंशन कर रहे हो, इट शुड नॉट बी अर्लियर देन 1 मंथ, यानी मिनिमम 1 मंथ का गैप उसमें होना चाहिए। 1 मंथ और अबव का गैप उसमें आपको मिनिमम रखना है। ठीक है, ऑन विच द शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शैल बी डेबिटेड। तो ये डेट का इंपॉर्टेंस क्या है कि इस दिन पे माइनॉरिटी के डीमैट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कंपनी के डीमैट अकाउंट में वो ट्रांसफर होगा और फिर कंपनी वो एक्वायरर को ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो ये डेट पे एक्चुअल परचेसिंग होगा माइनॉरिटी का और उसी दिन पे इमीडिएटली कंसिडरेशन भी पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, shall be debited from their account and credited to designated demat account of the company, जो अपने आप को मतलब सेल कर रही है, जो सेलिंग कंपनी है। एक्वायरर कौन होता है, जो बायर है, और ये कंपनी कौन सी है, सेलिंग कंपनी है, जो अपनी कंपनी को सेल आउट कर रही है। ठीक है, और उसी के आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो। अनलेस, अब इसमें वही 235 236 मिक्स करके पढ़ना है कि जो माइनॉरिटी है वो डायरेक्टली एक्वायरर को भी अपने शेयर्स बेच सकता है सेम प्राइस पे जो इस रूल्स में डिसाइड होंगे। तो अगर आपने डायरेक्टली एक्वायरर को बेच दिए तो फिर आप ये रूल में आओगे ही नहीं। ये रूल उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट एक्वायरर को शेयर्स ऑफर नहीं कर रहे हैं, इसका भी एक रेफरेंस आता है। ठीक है, अनलेस वो दिया, अनलेस द शेयर्स आर क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ एक्वायरर एज स्पेसिफाइड इन सच नोटिस बिफोर द कट ऑफ डेट। तो अगर आपने ऑलरेडी शेयर्स एक्वायरर को डायरेक्टली सेल कर दिए तो फिर ये नोटिस उन लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, या वो लोग इसमें कवर नहीं होंगे। ठीक है, जो सेलिंग कंपनी को अपने शेयर्स बेच रहे हैं उनके लिए है। बायर एक्वायरर जो है उससे उसका यहां पे कोई लेना देना नहीं है, ये रूल पूरा सेलिंग कंपनी के लिए है। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, एक है आपकी कंपनी जिसके आप शेयर होल्डर हो, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, सेलिंग कंपनी। ठीक है, सेलिंग कंपनी, और इसको किसने एक्वायर किया है, एक्वायरर, जिसको मैं कह रहा हूं बाइंग कंपनी या बायर, प्लस पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, पैक। ठीक है, ऐसा है। तो कुछ शेयर होल्डर्स डायरेक्टली भी जा सकते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली गए हो तो आप यहां नहीं आ सकते। तो ये पूरे रूल्स में जगह जगह इसका रेफरेंस आएगा कि जिन्होंने डायरेक्ट बेच दिया है वो इन सब में नहीं आएगा, उन शेयर होल्डर्स का यहां कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही ये नोटिस आपने सबको भेज दी, आपको ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करनी है और अपने वेबसाइट पे भी इसको पब्लिश करना है। ठीक है, ये पॉइंट है, पब्लिश करना है, पंच वर्ड पे ध्यान देना है। पब्लिश करो कॉपी ऑफ दिस नोटिस जो आपने इंडिविजुअली सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भेजी है। कहाँ कहाँ, न्यूज़पेपर में,
कौन कौन से न्यूज़पेपर में? 2 में, 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नैक्युलर। वर्नैक्युलर कौन सा? उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। आई होप आपको पता ही है, रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। और आपको ये अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करना है अगर आपकी वेबसाइट है तो, ठीक है। तो ये पब्लिश करना है 2 न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे इफ एनी। फिर है कि जैसे ही ये नोटिस आप भेजोगे माइनॉरिटी को और पब्लिश भी कर दोगे, उसके बाद कंपनी को इन्फॉर्म करना है डिपॉजिटरी को। ये डेबिट करेगा कौन? डिपॉजिटरी करेगा ना। डीमैट कौन देखता है? डिपॉजिटरी। कट ऑफ डेट पे इंडिविजुअली सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट को डेबिट कौन करेगा? डिपॉजिटरी करेगा। तो डिपॉजिटरी को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया हमने उनको नोटिस भेज दी है, ये कट ऑफ डेट है, इस डेट पे आपको सारे पब्लिक जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको डेबिट करना है और हमारा जो डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट है उसमें क्रेडिट करना है। तो ये आगे का स्टेप हो रहा है, ठीक है। कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी इमीडिएटली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया अंडर सब रूल 3, आपको ये उनको इन्फॉर्म करना है कि हमने पब्लिश कर दिया है, वेबसाइट पे भी डाल दिया है, और उनको बताना है कि कट ऑफ डेट क्या है। और आपको 4 डिक्लेरेशंस देनी है। सबमिट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। 4 डिक्लेरेशंस देने हैं। नंबर 1 कि ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है ये सेक्शन 236 के हिसाब से हो रहा है। ये जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं ये सब मतलब वैलिड है, लॉ के हिसाब से सेक्शन 236 के हिसाब से हम कर रहे हैं, ये डिक्लेयर करना है। फिर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हुज शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म हैज बीन इन्फॉर्म, कि हमने माइनॉरिटी वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, उसका कॉपी नोटिस का आप दे दो और पब्लिश भी कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक डिक्लेरेशन दे दो। फिर है माइनॉरिटी विल बी पेड शैल बी पेड बाय द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, कि जैसे ही आप हमारे अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करोगे इमीडिएटली हम माइनॉरिटी को पेमेंट कर देंगे। ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी डिस्प्यूट या कंप्लेन आई तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, हम किसी और पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे 4 डिक्लेरेशंस कंपनी को डिपॉजिटरी को देने हैं। कंपनी को, सेलिंग कंपनी को डिपॉजिटरी को आपको कट ऑफ डेट बतानी है और 4 डिक्लेरेशंस देनी है। अब कंपनी के बिहाफ पे कौन देगा? कंपनी को ऑथराइज करना पड़ेगा। तो आगे का रूल वही है कि ये भाई 4 डिक्लेरेशंस और कट ऑफ डेट या जो भी कम्युनिकेशन करना है ये कौन करेगा? कंपनी के बिहाफ पे। तो वो दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स थ्रू कॉर्पोरेट एक्शन द बोर्ड शैल ऑथराइज द कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी अगर है आपकी कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी को आप ऑथराइज करोगे, और अगर नहीं है तो उसका भी ऑप्शन है, और इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को भी आप ऑथराइज कर सकते हो। काई के लिए? टू इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी अबाउट द कट ऑफ डेट एंड दैट वी हैव सेंड द नोटिस टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एज मे बी रिक्वायर्ड। जो डिक्लेरेशंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो भी आप देने के लिए ऑथराइज करोगे, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी और इन एब्सेंस देयर ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी भी और पर्सन को आप ऑथराइज कर सकते हो। तो कनेक्टेड पॉइंट्स हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान दो, अपॉन द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सब रूल 4, जैसे ही डिपॉजिटरी को 4 डिक्लेरेशन मिल गए, कट ऑफ डेट पता चल गया और आपने वो कॉपी ऑफ नोटिस और पब्लिश का वो कॉपी दे दिया, डिपॉजिटरी को सब मिल गया, तो डिपॉजिटरी को क्या करना है? डिपॉजिटरी शैल मेक द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी हु हैव नॉट, ठीक है, वही रेफरेंस, हु हैव नॉट ऑन देयर ओन ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ एक्वायरर, जिन्होंने डायरेक्टली एक्वायर को नहीं सेल किया है उनके लिए ही ये किया जाएगा। तो शेयर्स ट्रांसफर करने हैं माइनॉरिटी से सेलिंग कंपनी के अकाउंट में, ठीक है, इनटू डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी ऑन द कट ऑफ डेट एंड इंटीमेट द कंपनी। तो कट ऑफ डेट पे ऑटोमेटिकली डिपॉजिटरी जो उसको करना है वो करेगी, डेबिट करेगी माइनॉरिटी को उसके डीमैट अकाउंट्स को, और क्रेडिट करेगी डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, और फिर इंटीमेट कर देगी कि भैया हमने डेबिट करके आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। अब कंपनी की जिम्मेदारी चालू कि शेयर्स आ गए हैं, उनका अकाउंट डेबिट हो गए, पब्लिक शेयर होल्डर्स का, माइनॉरिटी का, तो अब उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो आगे का पॉइंट सब देखो, फ्लो है, सब फ्लो है। अगर आपको सिचुएशन पूरी पता है तो एक एक पॉइंट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आफ्टर रिसीविंग द इंटीमेशन, जैसे ही आपको डिपॉजिटरी इंटीमेशन मिलेगा ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर सब रूल 6, कंपनी शेल, ठीक है, फिर कंपनी का नेक्स्ट स्टेप आएगा कि शेयर्स मिल गए तो अब पैसे देने पड़ेंगे। तो इमीडिएटली डिसबर्स द प्राइस ऑफ द शेयर्स टू ट्रांसफर टू ईच ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आफ्टर डिडक्टिंग द स्टैम्प ड्यूटी। आपको पता ही होगा स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है
तो माइनस करके आपको पैसे दे देने हैं और कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना होगा, विच शैल बी पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द माइनॉरिटी होल्डर इन अकॉर्डेंस विद इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ठीक है, तो ये भी पूरा उसका दिया हुआ है। और फिर दिया है अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट, पेमेंट होने के बाद क्या होगा, कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ सच शेयर होल्डर्स केप्ट इन डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट टू द एक्वायरर। ठीक है, अब वो एक्वायरर के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे क्योंकि उन्होंने एक्वायर किए। तो पहले एक्वायरर ने पैसे दिए, जहां से अपना रूल स्टार्ट हुआ, एक्वायरर पहले पैसे देगा सेलिंग कंपनी को माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, ध्यान दो फ्लो क्या है, ये जो एक्वायरर है ये पैसे दे रहा है सेलिंग कंपनी को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, फिर ये कंपनी नोटिस भेज रही है, फिर ये कंपनी डिपॉजिटरी को इंटीमेट कर रही है, फिर डिपॉजिटरी अपना काम कर रहा है, फिर वो इंटीमेट कर रहा है, फिर ये कंपनी पेमेंट कर रही है माइनॉरिटी को, और फिर ये जो डिपॉजिटरी है वो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है कंपनी में और वहां से वो ट्रांसफर करेगा एक्वायरर के अकाउंट में। ठीक है, ऐसा पूरा फ्लो है, ऐसा पूरा फ्लो है। आए ख्याल में? तो ये सब सिर्फ सेलिंग कंपनी के थ्रू रूट हो रहा है, सेलिंग कंपनी के थ्रू रूट हो रहा है। ठीक है, तो पैसे एक्वायरर नहीं दिए तो शेयर्स भी एक्वायरर को मिलने चाहिए, वो पूरी चेन लास्ट स्टेप पे कंप्लीट होती है। ठीक है, ये स्टेप पे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे ही पेमेंट हो गया कंपनी शैल इन्फॉर्म डिपॉजिटरी, और जो भी ये डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं वो अब एक्वायरर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा रूल है, ये पूरा प्रोसीजर उन्होंने दिया हुआ है। और फिर दिया है कि कुछ शेयर होल्डर्स का अगर पेमेंट नहीं हो पाया तो वो कांटेक्ट करके आपको पे करना है। ठीक है, वो मतलब साइड में आप प्रोसीजर चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पे करो और बाद में कर लेना, मतलब ऐसा वो दिया हुआ है। कंपनी शैल कंटिन्यू टू डिसबर्स द पेमेंट टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स, जो माइनॉरिटी वाले हैं, वेयर डिसबर्समेंट कुड नॉट बी मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट आफ्टर सच डिसबर्समेंट। ठीक है, तो आप पेमेंट करते रहो, पेमेंट करने के बाद जो भी ये होगा उन शेयर होल्डर्स के शेयर आप बाद में ट्रांसफर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर है कि अगर कोई शेयर्स पे कोर्ट ने मना किया है कि ट्रांसफर नहीं करना है, कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स पे कोर्ट का कोई ऑर्डर है, रेस्ट्रेन ऑर्डर है कि इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और ने केस किया हुआ है और उस पर रेस्ट्रेन ऑर्डर है, तो कंपनी कैसे ट्रांसफर करेगी? तो डिपॉजिटरी भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो वो दिया है। इन केस वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर है कि इस पे रेस्ट्रेन लगा हुआ है। ठीक है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का ऑर्डर है और रेस्ट्रेन लगाया है, रेस्ट्रेनिंग एनी ट्रांसफर ऑफ सच शेयर, सच यानी माइनॉरिटी के, माइनॉरिटी का बेस है ना, तो सच शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड और वेयर सच शेयर्स आर प्लेज्ड, ठीक है, गिरवी रखे हुए और हाइपोथिकेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट, द डिपॉजिटरी शैल नॉट ट्रांसफर। ठीक है, डिपॉजिटरी के रूल्स में भी आपने पढ़ा होगा, सेबी के डिपॉजिटरी गाइडलाइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई लीन या चार्ज रखा हुआ है तो डिपॉजिटरी कैन नॉट ट्रांसफर जब तक कोर्ट से परमिशन या कोर्ट का फेवरेबल ऑर्डर नहीं आता। ठीक है, तो यहां पे भी दिया है कि डिपॉजिटरी की ड्यूटी है कि ऐसे शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कोर्ट नहीं बोलती या जब तक कोर्ट अपना ऑर्डर वापस नहीं लेती। ठीक है, शैल नॉट ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर टू द डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक सिचुएशन है। ठीक है, और फिर दिया है कि गलती से अगर कट ऑफ डेट संडे है यानी हॉलीडे है, कोई हॉलीडे कट ऑफ डेट आ रही है जो कंपनी ने डिसाइड की है, तो फिर शेयर्स कब डेबिट क्रेडिट होंगे या पेमेंट कब होगा, तो नेक्स्ट वर्किंग डे को आप कट ऑफ डेट मान लो। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल रूल है, नेक्स्ट वर्किंग डे विल बी डीम्ड टू बी द कट ऑफ डेट। ठीक है, उसका भी रास्ता दिया हुआ है। तो ये सर है पूरा अमेंडमेंट। 236 पहले पढ़ना पड़ेगा सर, 235 एंड 236 पहले पढ़ो, रूल 26 भी पढ़ो, उसके बाद रूल 26A आप पढ़ो तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब दो छोटे से अमेंडमेंट है, कंप्लीट कर लेते हैं सर इसको। ध्यान दो, अब ये भी आपको पता ही होगा, अच्छा नहीं ये अलग है, अच्छा ये भी एक सिंप्लीफिकेशन है, कॉम्प्लायंस का रिलैक्सेशन है, सिंप्लीफाई किया है कि जो रूल्स हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल्स 2014, इसमें जो इन्विटेशन होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी टू QIB, जब भी आप QIB को कोई भी ऑफर या इन्विटेशन देते हो प्राइवेट प्लेसमेंट का या कोई भी चीज का, तो आपको प्रीवियस अप्रूवल लेना होता है, यानी हर बार अप्रूवल लेना होता है। तो इसमें आप लमसम अप्रूवल ले सकते हो,
जैसे जिसको आप वो कहते हो ना, क्या कहते हैं, जो ऑडिट कमिटी में भी आपने पढ़ा होगा, ऑमनिबस अप्रूवल, ठीक है, ये वही है ऑमनिबस अप्रूवल, कि बल्क में मतलब आप प्री अप्रूवल ऑमनिबस अप्रूवल भी ले सकते हो जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक हो सकती है, तो आपको बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लायंस प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो जब भी आप क्यूआईबी को आप इनवाइट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी पासेज अ प्रीवियस, ठीक है, पहले से ही आप अप्रूवल ले रहे हो, प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली वंस इन अ ईयर, साल भर का सीधे एक ही परमिशन ले लो और साल भर आप क्यूआईबी को डायरेक्टली इनवाइट या ऑफर या अलॉट कर सकते हो फॉर ऑल द अलॉटमेंट्स टू सच बायर ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सेम है, ऑमनिबस अप्रूवल टाइप है, अलाउ किया है क्यूआईबी के लिए कि अगर आप क्यूआईबी को ऑफर करते हो तो आप बार बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास मत करवाओ, साल भर का एक रेजोल्यूशन भी आप पास कर सकते हो, दैट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो बहुत ही माइनर सा पॉइंट है, कुछ खास नहीं है। और लास्ट है, ये भी आपको पता ही होगा कि जो कुछ स्पेशल एजेंडाज होते हैं जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं होती है, आई होप आपको सब पता होगा, 5 पॉइंट्स हैं जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं होती है। तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ की गई थी, ठीक है, एक्सेप्शन दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो 30 सितंबर तक था, पहले 30 जून तक था, फिर जून से सितंबर किया गया, अब सितंबर से दिसंबर किया गया, ठीक है, ये सेम चेन है, आपने पहले भी अमेंडमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। मैटर्स नॉट टू बी डील्ड विद थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, तो एक्सेप्शन वाली जो लिस्ट होती है कि जहां जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो वहां अलाउ किया गया था बिकॉज कोविड की वजह से फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी, तो सब वो भी मैटर्स पे, क्योंकि वो उसी का पूरा सीजन था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये वो सब, तब सितंबर डेट उसी की होती है, ठीक है, तो अलाउ किया है और वो डेट को अब और बढ़ाया गया है दिसंबर तक, अब दिसंबर के आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो वो क्या है, फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग ऑफ अमेंडमेंट रूल्स एंड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, यानी आपको डेट 31 दिसंबर याद रखनी है। द मीटिंग्स ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, जो मैंने कहा जहां जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नॉर्मली अलाउड नहीं होती है, 5 इसके एजेंडा होते हैं, मे बी हेल्ड, अलाउ किया है, मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स इन अकॉर्डेंस विद रूल 3। आई ख्याल में बस डेट को आगे बढ़ाए, पहले 30 जून थी, उसमें 30 सितंबर किया, अब 30 सितंबर से 31 दिसंबर उसको कर दिया है, ठीक है। तो ये देखो एकदम सितंबर एंड में आया था, तो डेट खत्म होने वाली थी 28 सितंबर को ही, वो डेट 30 सितंबर से बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया, मतलब 31 दिसंबर तक आप वो एजेंडास पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मतलब मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका अमेंडमेंट्स, ठीक है, पूरे कवर कर लिए मैंने, आई होप आपने तीनों पार्ट्स देखे होंगे, ठीक है, पूरा प्रॉपर अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।